आदाब नमस्कार, मैं निदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट जाएं। संजय राउत का निशाना, कहा सीएम फडणवीस वर्षा में जाने से क्यों डरते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा महाकुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, लाशें गंगा में बहाई गई। सिसोदिया के क्षेत्र में अमित शाह की रैली, कहा बड़े मियां छोटे मियां दोनों हार रहे हैं चुनाव। अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा, बोले दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा कौन। संदीप दीक्षित बोले दिल्ली में आप और भाजपा झूठे वादों से लोगों को कर रही है गुमराह। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे ने की आत्महत्या, कमरे में लगाई फांसी। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि घटना को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। सीजीआई ने कहा है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो चिंता का विषय है, लेकिन हाई कोर्ट जाएं। पहले से ही एक न्यायिक आयोग गठित है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि भगदड़ की घटनाएं नियमित होती जा रही हैं। यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की आजादी देते हुए याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार महाकुंभ में भगदड़ की घटना को रोकने में लापरवाह रही है। आरोप लगाया गया है कि घटना को रोकने के लिए यूपी प्रशासन की चूक, लापरवाही और विफलता थी। याचिकाकर्ता ने कुंभ आयोजनों में एक समर्पित भक्त सहायता प्रकोष्ठ स्थापित करने की मांग की है। याचिका में सभी राज्यों को भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाने के निर्देश देने और कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय में महाकुंभ में राज्यों से चिकित्सा सहायता दल तैनात करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी की सुबह अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा से अंधश्रद्धा के खिलाफ रहा है और हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहे हैं, लेकिन अचानक राजनीति में अंधविश्वास आ गया है। जब से एकनाथ शिंदे सीएम बने उनके बाद हमने कई कहानियां सुनी, कामाख्या मंदिर जाना, उसको करना, इसको करना, लेकिन वर्षा बंगले की बात तो अलग है। देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बन गए तो उनका औपचारिक निवास स्थान वर्षा है। उसमें रहना लोगों का सपना होता है और उन्हें वहां जाने से डर लग रहा है। बात ऐसे, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ते आया है। सोशल प्रोग्रेस के बारे में, सामाजिक सुधारणा के बारे में महाराष्ट्र ने हमेशा एक कदम सबसे आगे रखा है। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं चलती। वी आर प्रोग्रेसिव पीपल। लेकिन अचानक से राजनीति में अंधश्रद्धा आ गई है। जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तब से वो क्या गुवाहाटी में कामाख्या में गए, उसको काटा, उसका खून दिया, फिर मुख्यमंत्री बने। ये बातें महाराष्ट्र की राजनीति में तब से चलने लगी है। और बात रही वर्षा बंगले की, हमारे मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, प्रतिष्ठा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। हर कोई राजनीतिक व्यक्ति जो कभी मंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री होता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कभी ना कभी मैं मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है वर्षा, उसमें अधिकृत तौर से रहने जाऊँ। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ आज के मुख्यमंत्री वहाँ जाने से डरते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है। अब वो डर के पीछे क्या कारण है, उसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोई संशोधन करने की जरूरत है। वो क्यों डरते हैं, जाने से ही डरते हैं अंदर कुछ लोग। ऐसी क्या बात अंदर छुपी है, क्या रहस्य? संसद सत्र शुरू होने से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अयोध्या की बेटी के लिए बैठा हूँ। इसका कारण यह है कि जिस अयोध्या में कहा जाता है कि राम राज्य है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ निर्भया से भी बदतर हुआ है।
मैं आज याद करता हूँ दिल्ली में जब निर्भया के साथ ये हुआ था, तब भी हम निःशब्द थे और आज भी हम निःशब्द हैं। उसकी टांग तोड़ दी गई, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको 3 दिन तक वो गायब रही, पुलिस तमाशा देखती रही, क्योंकि किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी मंत्री की, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी, गरीब की बेटी थी। इस वजह से जो चुप्पी है, उस चुप्पी पे सरकार को जवाब देना चाहिए। वो जिस दशा में मिली थी, खून से लथपथ, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन तक उसकी सर्च नहीं किया गया, क्योंकि वो बेटी दलित की थी, वो बेटी अयोध्या की थी। तो मैं सरकार से पूछने का काम कर रहा हूँ, और इवन प्रधानमंत्री जी, मेरे याद है, वो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। बेटी तो बेटी होती है। आज क्यों चुप्पी है? क्या उस बेटी की अस्मिता का जवाब नहीं देगी सरकार? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। क्यों है? जाति व्यवस्था की देन है, या मीडिया सरकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? बहुत सारे सवाल है, उनको लेकर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में हूँ, क्योंकि जब जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, तो उन्हीं की शरण में जाता हूँ। संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि संख्या के बल पर आप हर चीज को खत्म नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है और सभी के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। हम इस पर अंत तक लड़ेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 26 का खुला उल्लंघन है। देखिए, इनका सब एजेंडा अपने हिसाब से सेट होता है। वक्त की इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्त को पहले पूरा सुना जाता, सब चीजों को देखा जाता। आपने इतनी जल्दबाजी में किया है, आपने, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतनी जल्दबाजी है। और इतनी जल्दबाजी के अंदर आपने पूरा का पूरा जेपीसी खत्म कर दी। इतने शॉर्ट उसके ऊपर जेपीसी कर रही है। हर चीज को आप संख्या बल के आधार के ऊपर बुलडोज नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सत्ता हो या विपक्ष हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। देखिए, आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। हम तो इसमें लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। यहां से करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए हैं, आप तो उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हो। आर्टिकल 26 का ओपनली वायलेशन है, ओपनली वायलेशन। तो ये कैसे हो सकता है? आप किसी भी कानून को ओवरलैपिंग नहीं कर सकते संविधान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो 5 तारीख को कुंभ में डुबकी लगाएंगे और दिल्ली की जनता उस आधार पर वोट दे देगी। अगर आप लोग इसी आधार पर वोट देंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने 10 साल में अच्छा काम किया है, तो उस आधार पर आप को वोट मिलना चाहिए और सत्ता में आना चाहिए। राउत साहब, यही है कि कल दिल्ली के चुनाव है, आपको क्या प्रेडिक्शन लगता है? आम आदमी की सरकार फिर से बन रही है या जनता कांग्रेस या बीजेपी को समर्थन दे रही है? मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे, और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे, मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे। ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस देश की एक विचारधारा है, वो खतरे में है। मुझे लगता है काम की बात करें, काम के आधार की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने 10 साल में अच्छा काम किया है, और काम के आधार पर आपको वोट मिलने चाहिए और सत्ता पर आनी चाहिए। अगर डुबकी के आधार पर मोदी जी डुबकी मारेंगे और वोट देना चाहते हैं तो लोगों की मंशा है, लेकिन काम के आधार पर केजरीवाल जी को वोट मिलने चाहिए। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद यूपी की योगी सरकार सवालों के घेरे में है। योगी सरकार पर उठ रहे सवाल अब सड़कों और न्यूज रूम से निकलकर संसद तक पहुंच गए हैं। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल ने वॉकआउट के बाद कहा कि ये घटना प्रशासन के कुप्रबंधन की वजह से हुई है। जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे
पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। जंगपुरा में अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन डुबकी नहीं लगाई। यहां तक कि वो यमुना को साफ भी नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा सरकार 3 साल में ही इसे पूरी तरह से साफ कर देगी। और दूसरी ओर इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सचदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के माहौल से साफ है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बुरी हार की ओर बढ़ रही है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी। भाजपा के अंदर से खबर आ रही है कि वो दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की आखिरी दिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी दिल्ली विधानसभा में अकेले अपने दम पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है।
उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, यदि ये चुनाव पूरी तौर से स्वतंत्र व निष्पक्ष हो। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बदहाल व्यवस्था पर विदेशों में शर्मिंदगी उठाने का बयान संक्रिय राजनीति है, क्योंकि इस हालात के लिए केंद्र व दिल्ली की राज्य सरकार दोनों पर ही विकास व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। विकास और जन व देश हित के मामले में राजनीतिक द्वेष की संक्रिय राजनीति सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में लोगों को जात बिरादरी, धर्म व क्षेत्र आदि की संक्रिय राजनीति से ऊपर उठकर संविधान व अम्बेडकरवादी बीएसपी को ही वोट करके इसे कामयाब बनाना चाहिए। मायावती ने कहा कि दिल्ली की तंग व अविकसित कॉलोनियों में भी अब तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो कि झोपड़ियां और अब तक वैध नहीं बनाई गई बस्तियां आदि में रहने वाले लाखों परिवार के लोगों से विधानसभा चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीएसपी खाता खोलने में भी नाकामयाब रही है। नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। 8 फरवरी 2025 के बाद होने वाली पहली एनडीएमसी बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट हो, चाहे बड़े स्टेडियम हो, चाहे बड़े भवन हो, वो केवल अपने परिवार के नाम से ही रखते थे। हमारे भगवान को भूल जाते थे, हमारे शहीदों को भूल जाते थे। इसलिए ये वाल्मीकि समाज जो एक पिछड़ा हुआ समाज है, अनुसूचित जाति का समाज है, जब तक हम हमारे अनुसूचित वर्ग को आगे नहीं लेकर आएंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे से जैसा भारत सरकार करती है, जैसे मोदी जी करते हैं कि हर चीज, हर बिल्डिंग, हर एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, भगवान के नाम से, शहीदों के नाम से, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां की हैं, उनके नाम से होता है और होता रहेगा। तो ये तालकटोरा स्टेडियम, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं, तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर पहली एनडीएमसी काउंसिल की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है। देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है। ये लोग पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल साहब का एक ही खेल है, वो है फ्री सेवा तो बाकी पार्टियां भी दे सकती हैं और उससे बेहतर अंदाज। इसीलिए कांग्रेस भी अच्छे वादे लेकर आई है। वहीं दिल्ली के लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं और उसके लिए वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उसको बराबर करेंगे, बल्कि उससे बेहतर। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, 1 या 2 ही नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी जो सही चीज है
दिल्ली के लोगों को जिस रोजगार के लिए आज वो तड़प रहे हैं, जो चलने वाली हवा में अच्छी वाली दिल्ली की वो तड़प रहे हैं, उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, बार बार प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, तो दिल्ली के लोगों में बीजेपी की एमसीडी याद आती है, कूड़े के ढेर याद आते हैं, टूटी हुई सड़कें याद आती हैं। जब केजरीवाल कहता है कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा, तो वो गड्ढे दिखते हैं उनको, उनके अंदर भी 1.5 साल में एमसीडी में कूड़े की सफाई दिखती है, यमुना की गंदगी दिखती है। जहां जहां पहले कूड़े नहीं थी, आज उन कूड़ेदानों पे आज बुरा हाल हो रखा है दिल्ली का। तो दोनों जनों को जब जमीन पर देखती है बीजेपी और आम आदमी को लोग, तो लोग निराश हो जाते हैं और उनको 10 साल पुरानी कांग्रेस याद आती है। यूपी स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया है। इस बीच भाजपा के लिए चुनाव फंसता नजर आ रहा है। वजह यह है कि दलित युवती के साथ रेप। इस मामले ने भाजपा की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप करा दिया है। इसी मामले में रविवार को फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद जब प्रेस वार्ता करने आए तो वो रोने लगे। जितना अत्याचार हुआ है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, और जिसको मैं जबान से बोलने में शर्मा रहा हूँ, और उसका सब कुछ करके उसका मर्डर कर दिया है। मैं उसके रोते बिलखते परिवार में कल गया था, मैं दाह संस्कार में भी गया था। दाह संस्कार में पुलिस के लोगों ने जीसीबी लगाकर उसको, वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं, उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को लाकर के वहां डिस्पोज किया गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे अयान जाहिद खान ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि कमरे में फांसी लगाकर बेटे ने जान दी है। सुसाइड का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस घटना के बाद से पूरा परिवार दुखी है। अयान की उम्र 17 से 18 साल के आसपास बताई जा रही है। खान साहब के लड़के अयान खान ने खुदकशी की, बहुत दुखद है। शकील खान साहब घर पे नहीं हैं, वो अहमदाबाद थे, आ रहे हैं, और बच्चा बहुत अच्छा था। उसका एग्ज़ाम था, वो अपनी पढ़ाई में लगा था और घर में सब कुछ ठीक था, पढ़ रहा था, खाना वाना ठीक से खाया। फिर भी उसके बाद से ये खुदकशी हुई है, जो जानकर बहुत दुख हुआ। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। इस बार के आम बजट में बिहार का दबदबा देखने को मिला। बजट में अब तक बिहार को कई बड़ी सौगातें मिल चुकी हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से लेकर आईआईटी पटना के विस्तार का भी ऐलान किया गया। आम बजट में बड़ी घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 11 सालों में बिहार को क्या मिला, पूरी तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाजपा ने ये सब गुजरात के लिए किया है। कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया है। सौतेला व्यवहार किया, विशेष राज्य का दर्जा पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका क्या हिसाब है? मिला कि नहीं मिला? मिला तो कहाँ खर्च हुआ? इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ और चीनी प्रोडक्ट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। ट्रंप के इस ऐलान का कई देशों में विरोध किया जा रहा है और कनाडा, मेक्सिको से लेकर चीन तक ने अमेरिका को करारा जवाब देने की कसम खाई है। ट्रंप ने टैरिफ लगाते हुए अमेरिका के पहले ही अमेरिकियों को आगाह किया कि उनके इस फैसले से कुछ दर्द अमेरिका के लोगों को भी हो सकता है। साथ ही दावा किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस के बिना कनाडा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
ट्रम्प का कहना है कि वो उन देशों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं जो अमेरिका आने वाले अवैध प्रवासियों पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। ट्रम्प के मुताबिक अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको और कोलंबिया से अवैध प्रवासी आते हैं। ट्रम्प ने 3 अलग-अलग आदेशों को पास करते हुए ये टैरिफ लगाए हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर आलोचना हो रही है। मसले के तहत चीन से अभी आयात पर 10% और मैक्सिको कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें कनाडा के ऊर्जा उत्पाद को कुछ छूट दी गई है, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली शामिल है, जिन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक टैरिफ में कोई अपवाद नहीं है और ये $800 से कम मूल्य के कनाडाई आयातों पर भी लागू होगा, जो हाल में टैक्स फ्री हैं। कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि ओटावा भी इसी तरह जवाब देगा और $155 मिलियन तक के अमेरिकी आयातों पर 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रूडो ने कहा है कि इन टैरिफ में अमेरिकी बियर, वाइन और बार्बन के साथ साथ फल और फलों के जूस भी शामिल होंगे, जिसमें ट्रम्प के गृह राज्य फ्लोरिडा का संतरे का जूस भी शामिल है। कनाडा कपड़े, खेल के प्रोडक्ट और घरेलू उपकरणों सहित अन्य सामान को भी लक्षित करेगा। अमेरिकी सरकार के मुताबिक 2022 में कनाडा देश के सामानों का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसकी खरीद $356.5 मिलियन है। अनुमान है कि 2023 में हर दिन $2.7 मिलियन का सामान और सर्विस अमेरिका कनाडा के बीच हुआ है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।